नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर में हैं और कक्षा 8 के पाठ्यक्रम को हम आज पढ़ेंगे। इसमें आज हम अध्याय 5 में जानेंगे न्यायपालिका के बारे में। अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगेगी, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इस सवाल के जवाब मिलेंगे। चलिए जानते हैं। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालत बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, है ना। वे राज्यों के बीच नदियों में के पानी के बंटवारे पर फैसले दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। विवादों को निपटाना। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों का सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायिक पालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है और इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकार का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था कि जो खेतीहर थे, वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पताल में उनका इलाज करने से इनकार कर दिया गया था तो उनकी हालत खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पताल की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उससे आपात स्थिति में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को की गई और उसी दिन हमारा जो है देश गणतंत्र बना। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत को स्थानांतरित किया गया। तो ये जो इमारत है ये रही अपने भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। विवाद का किस्म और उदाहरण। केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनका कोई उदाहरण है क्या आपके पास? दो राज्यों के विवाद अगर आपने जाना हो, सुना होगा, कावेरी नदी का विवाद जो है वो दो राज्यों के बीच का विवाद है। दो नागरिकों के बीच के विवाद आपको आपके पेपर पे रोज के रोज जाते हैं, उसमें इसको उसको ने मार दिया, उसने उसको कर दिया, मतलब XYZ जो दो व्यक्तियों के बीच में जो नागरिकों के बीच विवाद हैं कई प्रकार के होते हैं। ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो कई कानून है जो संविधानों का उल्लंघन करते हैं। उनके बारे में अगर आपका कोई उदाहरण है तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया, है ना, और आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला करा सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है।
नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीशों को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसी बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका, कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, तो ना ही सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को बहुत सारा भारी ताकत देती है और इसके आधार पर वे विधायिका, कार्यपालिका के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? तो हमारे भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपर स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों में लोग सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है वो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालत आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर ही किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों में से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है और यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश की मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए चित्र को देखें। देखिए कुछ ऐसा ही है ना। पहले सबसे नीचे जो है जिलों की अदालत होती है, उसके ऊपर जो राज्य है और राज्य स्तर पर जिलों की अदालतें होती हैं। उसके बाद राज्य स्तर पर जो है उच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। और इस प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है वो सभी को मानना पड़ता है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले सन 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ और आज देश भर में 24 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों में अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में ही उच्च न्यायालय रखा गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साझा उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में शाखाएं भी होती हैं। ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय, देखिए कितना सुंदर ये मद्रास उच्च न्यायालय है। यहाँ पर जो है कोर्ट में बहुत सारी चीज़ों के काम चलते रहते हैं। आप कभी जाएं तो देख सकते हैं। क्या विभिन्न स्तर की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उस ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था गए अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। सन 1980 में फरवरी के महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया और वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर सन 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई और वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत में
के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया और पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल से लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं और उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी और कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई और सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। सन 1983 में नवंबर के महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दोनों तरफ से वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें अपने पढ़ा कि सन 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतों में इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले से ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। सन 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपी से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। यह रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित जिला अदालत का एक चित्र है। देखिए, रायपुर छत्तीसगढ़ का एक चित्र है जिला अदालत का। ऊपर की तरफ अपन ने क्या छोड़ा, उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्याख्या के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, अपील की व्याख्या के बारे में अपन क्या जानते हैं, जो हुआ उन सभी चीज़ों के मामले को पहले जिला अदालत में देखा गया, फिर उच्च न्यायालय में देखा गया और फिर सब आखिरी में जब उन लोगों को यह सही नहीं लगा तो जो महिला फेडरेशन है उन लोगों ने मिलकर क्या किया, ये कर्नाटक का उच्च न्यायालय, उन महिला फेडरेशन के लोगों ने मिलकर क्या किया, इस पर एक अपील उठाई और उस अपील के बाद दोबारा से उस पर क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने एक को बरी किया और 2 लोगों को सजा सुनाई। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? दहेज हत्याओं का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की एक श्रेणी में आता है और यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को एक बार आप देख सकते हैं। फौजदारी कानून और दीवानी कानून, सुनिए, ऐसे फौजदारी कानून पढ़ते हैं अपन, ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि, ये फौजदारी कानून में आता है। दीवानी कानून को सुने, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकार के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित जो है दीवानी कानून कहलाते हैं। फौजदारी कानून में अगर जाएं तो इससे सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिक FIR दर्ज कराई जाती है और उसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। फौजदारी कानून कहलाता है। दीवानी कानून की तरफ अगर जाएं तो प्रभावी पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है।
और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। किसमें? दीवानी कानून, जो फौजदारी कानून है। उसके बाद अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुका के निपटारा कर ले अपना। फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर तालिका में दिया हुआ है जो है उसको अपने हिसाब से बनाइए। उल्लंघन का विवरण, कानून की शाखा और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं। अब कानून की शाखा में इस चीज का क्या आपको लिखना चाहिए, दीवानी और फौजदारी कानून के बारे में जो आप पढ़े हैं, और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। इस स्थिति में कानून की क्या शाखा होनी चाहिए, मतलब कौन सा होना चाहिए, दीवानी या फौजदारी, है ना? दीवानी या फौजदारी। और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसमें जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, इन दोनों को आप एक बार बता सकते हो। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकते हैं। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबी के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल, गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रियाओं में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उससे समय भी बहुत अधिक लगता है। और अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत ना जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी, और इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया था। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है उसके जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रियाओं को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्रों में देखें, नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। देखिए यहाँ पर जो चित्र हैं इन सभी को आप देख सकते हैं, और ये 1 2 3 4 5 ये जो चित्र हैं इनके बारे में मैं बताता हूँ। चित्र क्रमांक 1, वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। 2, सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं चूहों को भेंट चढ़ गया। 3, इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसके आधार पर यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। 4, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया था। तो जिस तरीके से अगर कोई ऐसी परेशानी आती है तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग, अपने मतलब न्यायालय में जाके इन सभी समस्याओं को सामने रख के फिर क्या उससे अपना हक मांगते हैं। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। मतलब आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए
अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्ती झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल ही में फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसले में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालतों ने आजीविका के आधार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने से पता चलता है कि न्यायाधीश ने जीवन के आधार को आजीविका के अधिकार को किस तरह जोड़कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी को जान नहीं जा सकती। जीवन के अधिकार का यह आयाम है कि इस अधिकार को इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती में उखाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गी में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटाया दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा और इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी जीविका के से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित रह जाएंगे। तो किस तरीके से एक जज ने बढ़िया सा फैसला सुनाया जिससे उसको एक सपोर्ट मिलता है ऐसे इन चीज़ों से। जबकि पहले वाले फैसले जैसे कि सन 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच एक प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल है। क्या है? इंसाफ में देरी क्या है? इंसाफ का कत्ल है। तो इस तरीके से अभी अपन ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। 26 नवंबर 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने एक भाषण में कहा था कि भारतीय न्यायपालिका में 26 न्यायाधीशों से लैस एक सर्वोच्च न्यायालय, 725 स्वीकार्य पदों वाले 21 उच्च न्यायालय और जिनमें 1 मार्च 2007 को केवल 597 न्यायाधीश थे और 14,477 अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधीश 31 दिसंबर 2006 को उनकी वास्तविक संख्या 11,767 थी है। इतनी बढ़िया बात उन्होंने पूरा आंकड़ा बताया, हमको भी बड़ा अच्छा लगा सुन के। यहाँ पर इसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा में 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। यह परिवार पिछले 20 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, इसके कारण 22 सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश के दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। यह मुकदमा अभी भी जारी है। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टिट्यूटरी PAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया यह फोटो है। चलिए अपन आगे देखते हैं। भारत के न्यायाधीशों की संख्या, क्रम और न्यायालय, स्वीकृत पद, कार्यरत और रिक्त। उच्च न्यायालय में स्वीकृत पद हैं 31, कार्यरत हैं 28 और रिक्त हैं 3। उच्च न्यायालय में है 984, कार्यरत हैं 635 और रिक्त हैं 349। जिला और अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकृत पद हैं 19,421, कार्यरत है 15,039 और रिक्त पदों की जानकारी नहीं है। अब इन पूरे का खा गा में इनकी स्थिति को आप देख सकते हो। ये काफ़ी पुरानी डिटेल है। इसी प्रकार से अपन को नई डिटेल चाहिए रहती है तो वो आप एक बार इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ सकते हो।
इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र भारत के न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, और यह हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी पहलू है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हमने सारी चीज़ों को देखा, उन सभी चीज़ों से हमने ये जाना कि किस प्रकार न्यायालय हमारे लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, ऐसी ही चीज़ों को आप लगातार पढ़ते रहिए, जानकारियों को इकट्ठा करते रहिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और भी नई चीज़ें हम लगातार लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे साथ बने रहें। तो तब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।